चलो ध्यान समझो इधर से, बस बात नहीं एकदम इधर ध्यान देना, नहीं तो टॉपिक समझ नहीं आएगा, एकदम स्लिप कर जाएगा दिमाग से, फिर बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम देखेंगे तुम लोग क्वेश्चन कर पाओगे नहीं। तो देखो हम लोग ये सब पढ़े थे पिछले क्लास में। अब यहाँ पे देखो एक बात ये बताया था ना कि जैसे ये क्या था, ये न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या देखने मिलेगा, डीएनए। एक बात बताओ, क्रोमोसोम हमेशा दिखाई देगा? नहीं देगा। कब दिखेगा क्रोमोसोम? जब सेल को डिवाइड करना होगा तभी क्रोमोसोम दिखेगा। अर्थात अगर कोई डीएनए को अच्छे से देखना चाहेगा तो उसको डीएनए तभी दिखाई देगा जो सेल अभी डिवाइड जस्ट करने वाली कंडीशन में है ना, क्योंकि क्रोमोसोम रहेगा तभी डीएनए दिखेगा। तुम लोग अभी हो सकता है एक्सपेरिमेंट करो या ना करो, पिछले क्लास में क्लास 10th में अगर किए होगे स्कूल में डीएनए निकालने वाला, या 12th में तो है, अगर कराएंगे तो है, हाँ 12th में है ना, हाँ बनाना से डीएनए निकालना है, और बहुत सारे कंटेंट ले सकते हैं हम लोग निकालने को, तो उससे निकाल को डीएनए एक्सप्रेशन जगह दिखाया जाएगा, अगर दिखाया जाएगा तो उसमें दिखेगा तुम लोगों को। अब देखो इसके बाद ये देखो ना, फ्रेडरिक मिस्टर साहब थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था, और जो देखो मेंडल जिसको फैक्टर बोला था और जो मेंडल जिसको एलील बोले थे उसको इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लिन। अब न्यूक्लिन इसलिए देखो बोला ना क्योंकि ये न्यूक्लियस में मिला था, और फिर जो एक साइंटिस्ट जर्मन के साइंटिस्ट रिचर्ड अल्टमान आए, इसको न्यूक्लिक एसिड बोल दिए क्योंकि जो उसका नेचर था एसिडिक नेचर था, तो इसलिए लोग क्या बोल दिए उसको, न्यूक्लिक एसिड। देखो एकदम ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग जो डीएनए पढ़ रहे हैं वो जो डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड है, और जो आरएनए है आरएनए भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब बस ये कि डीएनए को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को बोलेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। बात समझ गए ना, दोनों है न्यूक्लिक एसिड, लेकिन हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। जो जेनेटिक मटेरियल हम लोग का क्या है, डीएनए है, उसको अभी प्रूफ करेंगे एक्सपेरिमेंट से कि वो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों है। जैसे बताया था ना, मेंडल ने जो फैक्टर बताया वो फैक्टर, हाँ जो फैक्टर मेंडल ने बताया वो फैक्टर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए आ रहा है, तो वो क्या होते हैं। अब देखो इसमें ये बात पढ़ना था, ये नाइट्रोजनस बेस था, पेंटोज शुगर था। अब देखो पेंटोज शुगर में एक था राइबोज अगर बात करें तो आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज जो बात करें वो क्या होगा, डीएनए में, है ना। और दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, फास्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर क्या बनते थे, एक न्यूक्लियोटाइड। जैसे ये क्या है, फास्फेट ग्रुप है, ये क्या है, पेंटोज शुगर है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। अब ये देखो ये पूरा एक बना, ये तीनों जब मिल गया तो क्या बनाया, न्यूक्लिक एसिड। जब न्यूक्लियोटाइड, जब ये जुड़ा 1 2 3 4 ऐसे जब कई सारे जुड़ जाएंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वही कहलाएगा डीएनए, या उसको बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। एकदम ये बात बिल्कुल ध्यान में रहे, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसका इधर 5 लिखा है और इधर क्या लिखा है, 3 लिखा है। ध्यान समझो, इधर क्या दिखाई दे रहा है, 5, और इधर क्या दिखाई दे रहा है, 3, है ना। तो ये 3 5 ये है कि मतलब जब ये जुड़ेगा, जैसे इसको जब इसको देखेंगे ना तो इसमें कार्बन मिलेगा, तो एक तरफ 5वें कार्बन पे और इधर वाला 3रे कार्बन पे, तो एक तरफ 5 प्राइम होगा और दूसरे टाइप क्या होगा, 3 प्राइम होगा, है ना। तो अब देखो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ऐसे। अब इसी तरह से एक दूसरा वाला इसके नीचे जुड़ेगा, जैसा कि हम यहाँ पे भी दिखाएंगे। अरे यहाँ पे नहीं, पहले ऐसे देखो, इसको यहाँ देखो पहले। जैसे मान लो कि ये एक ऐसे जुड़ गया, तो मान लो ये पूरा एक सीधा से एक लाइन बन जाएगी, ये कंटिन्यू जुड़ जाएगा। अब एक दूसरा वाला इसके बगल में जुड़ेगा, तो मान लो इसका 5 यहाँ था तो इसका यहाँ क्या होगा, 3 होगा। तो अब इसका 5 यहाँ होगा और इसका क्या होगा, 3 यहाँ होगा। तो ये दोनों क्या बन गए, एक लाइन बने। अब ये देखो ये भी क्या है, ये पूरा एक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बस समझ गए ना, ये दोनों जुड़ के। अब देखो ये है पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल। लेकिन पैरेलल में कैसा, एंटी पैरेलल। देखो एंटी मतलब इसका 5 इधर है, इसका 5 इधर है, तो क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल। अब ये ऐसे घूम जाएगा, जब घूमेगा तो क्या बना देगा, डीएनए बना देगा। बात समझ गए ना। अब लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये क्या समझना है, हमको पहले ये जानना है कि सबसे पहले हमको इसके वाला पढ़ना है कि नाइट्रोजनस जो बेस होता है, ध्यान समझो, जो नाइट्रोजनस बेस है, इस नाइट्रोजनस, हाँ क्या, देखो बता रहे हैं कैसे कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, एक्चुअली जो ये बना हुआ है ना, इसको शुगर बोलते हैं। ये शुगर में ना यहाँ देखो कार्बन होगा, ऐसे ऐसे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन,
और इसमें भी यहाँ कार्बन होगा। उस कार्बन की ना नंबरिंग होती है। केमिस्ट्री में एक आता था नॉमेनक्लेचर, तो उसमें पढ़ते थे ना कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 पढ़े थे ना ऐसा। तो अगर मान लो कि यहाँ ये जो जुड़ा है ये कार्बन के 5वें कार्बन नंबर पे जुड़ा है, तो इधर क्या होगा 5 प्राइम, और इधर क्या है मान लो ये तीसरे कार्बन पे जुड़ा है, तो उधर क्या कहलाएगा 3 प्राइम। अब इधर मान लो 3 है, तो जब अगला वाला आएगा तो इधर उसका 5 रहेगा, मतलब ये ऐसे उसके रिवर्स रहेगा। तो ये है तो पैरेलल, लेकिन कैसा एंटी पैरेलल। एक तरफ उसका सिर है, दूसरी तरफ पैर है। जिसे जब कभी ट्रेन में जाते हो, जब जिसकी RAC क्लियर होती है, RAC समझते हो, ट्रेन में कभी यात्रा की हो तुम लोग? नहीं किए हो? उसमें 2 टाइप, हाँ तुम तो बहुत किए होगे मालूम है। उसमें 2 टाइप की सीट मिलती है, एक तो पूरा क्लियर मिल जाती है, और एक कभी पहले वेटिंग रहता है, फिर RAC मिलता है। तो RAC मतलब जो बगल वाली सीट होती है, उसमें एक सीट में 2 लोग का पैसा उतना लगना है, लेकिन उसमें 2 लोग रहेंगे। तो अब 2 लोग रहेंगे तो या तो चाहे बैठे रहो, चाहे आप सोओगे तो उसका सिर उधर और तुम्हारा पैर इधर, समझ गए ना। तो वो क्या है, वो एंटी पैरेलल है। तो ये भी क्या दिखाई देगा, एंटी पैरेलल। बात समझ गए ना। तो ये देखो, आप देखो यहाँ से, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो ये तीनों चीज है, ये तीनों चीज मिले तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन हमको अब पहले इसको डिटेल पढ़ना कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और वो कैसे कैसे जुड़ते हैं। तो जो पहला आएगा वो आएगा नाइट्रोजनस बेस। और अब देखो नाइट्रोजनस बेस जो होता है उसके 2 कैटेगरी, एक होता है प्यूरीन और एक होता है प्रीमिडीन। बात समझ गए ना। देखो 3 बात था, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजनस बेस है उसके 2 टाइप है, एक होता है प्यूरीन और एक होता है प्रीमिडीन। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब देखो प्यूरीन में, अगर प्यूरीन को देखेंगे, इसमें ये 2 टाइप का होता है प्यूरीन। एक होता है एडेनिन, इसी को A से इंडिकेट करते हैं, और होता है ग्वानिन, इसको G से इंडिकेट करते हैं। और उसके बाद प्रीमिडीन में जाओगे तो इसके 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। इसको C से, इसको T से और इसको U से। बात समझ गए। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पहला है नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज क्या क्या, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें 2 टाइप, एक प्यूरीन एक प्रीमिडीन। जो प्यूरीन है उसमें 2 होता है, एडेनिन और ग्वानिन, A और G, और साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल होता है ये प्रीमिडीन में। अगर कभी भूलेगा तो याद रखना है, जो प्रीमिडीन बड़ा है, दिखाई दे रहा है, ये बड़ा लिखा हुआ है, और ये क्या है, छोटा है। तो प्यूरीन के केवल 2 होते हैं और प्रीमिडीन क्या होते हैं, 3 होते हैं। और याद कर लेना, CTU मतलब प्रीमिडीन और AG मतलब प्यूरीन। बात समझ गए ना। ये बात कंफ्यूजन ना होने पाए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है। इसे बोल देगा थाइमिन किस में आएगा, प्रीमिडीन में कि प्यूरीन में। बात समझ रहे हो ना। तो थाइमिन किस में आएगा, प्रीमिडीन में। यूरासिल किस में आएगा, प्रीमिडीन में। साइटोसिन किस में आएगा, प्रीमिडीन में। बात समझ गए ना। ये भी याद होना चाहिए, भी एक क्वेश्चन है। और अब एक बात और देख लो, अब हम लोग जब पढ़े थे तो एक बात ये पढ़े थे कि हमको जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो 2 टाइप का है, एक DNA और एक RNA। तो जानते हो जो यहाँ पे यूरासिल है ये RNA में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, RNA में। और जो थाइमिन है ये DNA में देखने को मिलेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि DNA में यूरासिल नहीं पाया जाता, और जो RNA है उसमें थाइमिन नहीं पाया जाता। बात समझ रहे हो ना। जो DNA है उसमें जो DNA है उसमें यूरासिल नहीं होता, और जो RNA है उसमें थाइमिन नहीं होता। ये कहाँ मिलेगा, DNA में, और ये कहाँ मिलेगा, RNA में। अब देखो चाहे RNA बने चाहे DNA बनेगा तो इसी से नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप। बात समझ गए ना। तो ये बना। अब देखो कुछ और बात है, ये यहाँ पे ये जो तीनों थे प्यूरीन और प्रीमिडीन, उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है। इस स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है, बस केवल इसको मोटा मोटा ऐसे समझना है कि जो ये दिखाई दे रहा है प्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन है ना। और यहाँ क्या है, सॉरी प्यूरीन में क्या है, ये एडेनिन और ग्वानिन 2 है। देखो जो प्यूरीन होता है ना, प्यूरीन हमेशा बाई रिंग होता है, मतलब उसकी रिंग 2, देखो एक ये हो गया और एक क्या होगा, ये हो गया।
इसमें डबल रिंग होती है, और जो पिरिमिडीन है उसमें सिंगल रिंग होती है। अब जानते हो, देखो इससे क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा होगा, प्यूरीन का कि पिरिमिडीन का? मॉलिक्यूलर वेट समझते हो? जैसे जो ये बना है ये पक्का किसी न किसी केमिकल कंटेंट से बना है, तो मॉलिक्यूलर नंबर्स जो मॉलिक्यूलर वेट है प्यूरीन का ज़्यादा होगा कि पिरिमिडीन का ज़्यादा होगा? बोलो। इसमें मॉलिक्यूलर वेट प्यूरीन का ज़्यादा होगा कि पिरिमिडीन का? हाँ, प्यूरीन का ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें दिखाई देना डबल रिंग है। अगर डबल रिंग है तो कार्बन भी ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन भी ज़्यादा होगा, और उसको जोड़ोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा निकल के आएगा। और ये क्या है, पिरिमिडीन, जो कि सिंगल रिंग का है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा। बात समझ गए ना? अब देखो आगे, ये स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, इनके ना तुम लोग को नाम याद करना। देखो यहाँ जैसे ये है, जो एडेनिन है उसको, जो एडेनिन है उसका एक नाम होता है, देखो 6 एमिनो प्यूरीन। जैसे देखो यहाँ पे एडेनिन है तो इसको क्या बोलते हैं, 6 एमिनो प्यूरीन, क्योंकि 6वें नंबर पर क्या लिखा है, एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, 6 एमिनो प्यूरीन। और देखो ग्वानिन को बोलते हैं 2-ऑक्सी-2 एमिनो प्यूरीन। दिखाई दे रहा है किसको, ग्वानिन को, है ना। 6 एमिनो 2-ऑक्सी पिरिमिडीन, किसको बात कर रहे हैं हम लोग? सी कहाँ है, ये वाला है, सॉरी ये साइटोसिन का, क्योंकि दूसरे नंबर पर क्या लगा है, ऑक्सी, और फिर 6वें नंबर क्या लगा है, एमिनो। तो इसका ये नाम है। और जैसे ये देखो, इसका सी का हो गया, जी का हो गया, और टी का देखो ये अभी देखो डाईऑक्सी, 2 डाईऑक्सी और 5 मेथाइल पिरिमिडीन, ये किसका होगा, थायमीन का। या तो इसको जानते हो, इसका दूसरा नाम थायमीन का, ये 5 मेथाइल यूरोसिल होता है। एक बार ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, जो ये 5 मेथाइल यूरोसिल है, देखो यहाँ पे लिखा है इसका थायमीन। देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, थायमीन। थायमीन का दूसरा नाम होता है 5 मेथाइल यूरोसिल। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बना, अब उसमें क्वेश्चन ये बना कि अगर देखो डीएनए में क्या पाया जाता है, थायमीन, आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरोसिल, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है, यूरोसिल, 5 मेथाइल यूरोसिल। तो उसमें ऑप्शन दे दिया, थायमीन दिया ही नहीं, बोला गया कि 5 मेथाइल यूरोसिल। तो लोग कंफ्यूजन हो गया कि यूरोसिल तो कहाँ पाया जाता है, आरएनए में, लेकिन इसी का दूसरा नाम क्या है, 5 मेथाइल यूरोसिल इसको बोलते हैं। और यूरोसिल का मतलब 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन बोलते हैं। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है, बाकी इसका ज़्यादा याद नहीं करना है, बस ये बात ध्यान रखना है, कौन एडेनिन है, कौन ग्वानिन है, कौन साइटोसिन है, यूरोसिल और थायमीन। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई पीड़ा परेशानी? ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो, अब दूसरा देखो, पहला क्या हम लोग पढ़े, नाइट्रोजनस बेस। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, पेंटोज शुगर। तो अब देखो, जो पेंटोज शुगर है, अगर बात करें तो आरएनए में बात करेंगे तो राइबोज होगा, और डीएनए में बात करें तो डीऑक्सीराइबोज होगा, है ना। अब देखो इसमें देखो, ये वाला क्या है, ये आरएनए वाला है, और ये वाला क्या है, डीएनए वाला है। इसमें देखो दिखाई दे रहा, जो ये देखो ये पेंटोज है, इसमें देखो कहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा, देखो सब कुछ सेम है, बस ये जो यहाँ पे केवल 3 पे OH है, यहाँ पे 3 और 2 दोनों पे OH है। तो इसको अगर मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा राइबोज, और ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज। बात समझ गए ना। अगर ये वाला पेंटोज शुगर रहेगा तो डीएनए बनाएगा, और ये वाला रहेगा तो आरएनए बनाएगा। बात समझ रहे हो ना। अच्छा जानते हो एक बात और अभी आगे मिलेगा, जब डीएनए पाया जाएगा तो हमेशा वो पेयर में रहेगा, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड पूरा इधर और एक वाला इधर। आरएनए जब मिलेगा तो जरूरी नहीं कि वो पेयर में रहे, आरएनए सिंगल भी हो सकता है और पेयर में भी देखने को मिल सकता है ना। क्योंकि वो जब बनेगा तो आरएनए के जस्ट बाद प्रोटीन बनना का भी हम लोग समझेंगे, लेकिन जब डीएनए रहेगा हमेशा वो किस में रहेगा, पेयर में रहेगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो आगे, ये देखो ये आएगा फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप मतलब, अच्छा जानते हो जो ये पेंटोज शुगर है, जो पेंटोज शुगर है वो डीएनए का बैकबोन है, कह सकते हैं उसको हम लोग। बैकबोन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो जो ये ऐसे ऐसे बनेगा,
जो ये ऐसे ऐसे बना है, तो जो ये वाला कंटेंट है, समझ रहे हो, जो ये वाला कंटेंट है वो पेंटोज शुगर का बनेगा, जो ये बनेगा वो पेंटोज शुगर का बनेगा, और इसके बीच में ऐसे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे ऐसे ऐसे, और पेंटोज शुगर को जोड़ने का काम करेगा ये जो फास्फेट ग्रुप है ये। तो अगर देखा जाए तो मेन जो बैकबोन है वो पेंटोज शुगर होगा, और ये तो इसको ऐसे चिपका के रखेंगे जिससे कि वो पेयर में बना रहे, कौन, नाइट्रोजनस बेस। बस समझ गए ना। तो पेंटोज शुगर, अब देखो ये आएगा फास्फेट ग्रुप, तो फास्फेट ग्रुप कंटेन द फास्फोरिक एसिड जिसको H3PO4 बोलते हैं, एंड ये कॉम्बिनेशन विद द शुगर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर। जो डीएनए का नेचर एसिडिक होता है उसका किस वजह से होता है, इसी की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। बस समझ गए ना। अभी वो जो डिस्कवर किया था उसका नाम था न्यूक्लिन, फिर उसको बाद में नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसका नेचर कैसा था, एसिडिक, और वो एसिडिक नेचर किस वजह से होगा, फास्फोरिक एसिड से। बात समझ गए, इतना बात समझे। तो तीनों हम लोग बात समझ लिए, क्या क्या मिला बोलो, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो अगर इतना बात समझ में आएगा तब जाके अगला टॉपिक पूरा समझ में आएगा। मतलब ये बात एकदम ध्यान में होना चाहिए। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए बन रहा है किससे बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। जब कई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसे बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, या उसे बोलते हैं डीएनए, या उसे बोलेंगे आरएनए। बस डीएनए और आरएनए में अंतर देखो क्या होगा। जब डीएनए होगा तो डीएनए में थाइमीन पाया जाएगा, थाइमीन पाया जाएगा, और अगर आरएनए होगा उसमें क्या पाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। बस समझ गए। बाकी सब कुछ सेम होगा, डीएनए में थाइमीन और आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल। और जो ये होगा, ये पेंटोज शुगर है, इसमें राइबोज होगा और इसमें डीऑक्सीराइबोज होगा डीएनए में। बात समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें आरएनए होता है। क्या है कुछ ऐसा, वायरस। और जानते हो वायरस में मोस्टली प्लांट का वायरस, प्लांट का वायरस समझते हो क्या, प्लांट का वायरस मतलब प्लांट का कोई वायरस नहीं होता। देखो वायरस का मेन काम होता है बीमारी कॉज करना, बहुत खतरनाक होता है जो वायरस होता है। जैसे एक होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हम लोग के लिए हार्मफुल भी है, यूजफुल भी है, लेकिन ये वायरस इतना मतलब एक वर्ड यूज करते हैं हरामी, सुने हो तुम लोग मतलब इतना वायात है कि उससे केवल क्या होता है, वो केवल बीमारी काज करता है। लेकिन जानते हो एक वायरस है, एक वायरस है, इसे हम लोग जो पढ़ते थे तो एक हमारा एक गुरुजी थे, उनका नाम हम लोग वायरस रखाए थे। समझ गए, सब लोग अपने अपने से कुछ अलग अलग नाम निक नेम रख लेते हैं। अच्छा जानते हो एक वायरस है जो कि फायदेमंद होता है, तुम लोग जानते हो उसका नाम, एक वायरस है उसका नाम है बैक्टीरियोफेज, नाम सुने थे। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को खाता है, और वो पाया जाता है हमारे गंगा जी के पानी में। जो गंगा जल में एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है, वो जो इतने भी बीमारी काज करने वाले बैक्टीरिया उसको खा जाता है। इसीलिए गंगा का पानी कई दिन तक रखोगे तो वो पैलूट मतलब वो सड़ता नहीं है। तुम लोग कभी बाटल में पानी ले आओ और ऐसे रख दोगे ना, कुछ दिन बाद देखोगे, इधर देखो, कुछ दिन बाद देखोगे ना तो यहाँ नीचे नीचे उसकी गंदगी भर जाएगी, मिट्टी नीचे भर जाएगी इसे, फिर उसको ऐसे नीचे निकालो, उसको बाहर गिर दो, तो उसका मतलब जो बैक्टीरियोफेज था वो इसको खा खा के पूरा खत्म कर दे, पानी को क्लीन कर दिए गए। इसीलिए उसके पानी को कभी बहुत दिन तक डैमेज नहीं होता। लेकिन अब तो क्या गया, बहुत ज़्यादा गंगा नदी में पोल्यूशन जा रहा है, नाले का पानी जा रहा है, क्योंकि जहाँ से नदी चलती है तो मेन पानी तो कम ही आ रहा है, जो आसपास के नगर के नाले हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं। क्योंकि तुम लोग अगर भरोसा ना हो जाके देख लो संगम में कैसा पानी है, बात समझिए ना। तो ये देखो ये ऐसा है। अब आगे बात देखो, ये बात भी पढ़ लिए, इसको समझ गए। अब देखो अब आती है कहानी शुरू होगी यहाँ से। देखो जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते थे, ध्यान सुनो, जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते थे उसमें तीन चीज था। क्या क्या, हाँ। अब उसके बाद एक और मिलेगा न्यूक्लियोसाइड,
एक और मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। उसमें देखो क्या है, उसमें क्या क्या मिलता है, मतलब अगर हम लोग शुगर और बेस अर्थात जो फास्फेट ग्रुप है अगर उसको निकाल दें, दो बचेगा। अब जो दो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। बस समझिए ना, अगर उस न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट ग्रुप को बाहर निकाल दें केवल दो बचेगा, अब उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। बस समझिए ना, यानी अगर न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। या देखो ये भी क्वेश्चन बन गया, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप, अगर न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देंगे जो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अब यहां पे देखो एक बात है, जो देखो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, अब वो न्यूक्लियोसाइड डीएनए का भी बनेगा और आरएनए का भी बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अब हमने बताया था अगर आरएनए होगा तो आरएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, थाइमीन, और अगर डीएनए होगा तो क्या नहीं पाया जाएगा, यूरेसिल। तो अगर आरएनए में थाइमीन नहीं होगा तो एडेनिन तो होगा, ग्वानोसिन होगा और साइटोसिन होगा, साइटोसिन होगा, मतलब एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन होगा। तो अब देखो, जब अगर देखो अगर एक शुगर है और एक बेस है, और बेस कितने होते हैं, 5, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, ये क्या है, बेस है। तो इन पांचों बेसों से अलग अलग न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जैसे मान लो एक शुगर जुड़ा और एक एडेनिन नाम का बेस जुड़ गया, मतलब शुगर देखो, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे क्या जोड़ दें, शुगर प्लस एडेनिन, है ना, शुगर प्लस ग्वानिन, शुगर प्लस साइटोसिन, और यहाँ पे शुगर प्लस यूरेसिल। हाँ क्या है, अच्छा कलर, ओहो हम कह रहे हैं दूसरा कुछ। अब सही है, सही है। शुगर प्लस यूरेसिल, देखो ध्यान से। अच्छा जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियो साइड की टाइड, साइड बनेगा। तो देखो एक न्यूक्लियोसाइड ये होगा, एक न्यूक्लियोसाइड ये होगा, एक न्यूक्लियोसाइड ये होगा, सबका अलग अलग नाम होगा। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझो, नहीं समझ में चला गया, आ गया। देखो अगर हमने क्या कहा कि जब अगर शुगर और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब वो न्यूक्लियोसाइड भी कई टाइप के बन सकते हैं, क्योंकि शुगर तो मान लो सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है। अब जैसे देखो एक शुगर, जब यही शुगर एडेनिन से जुड़ेगा तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो एडिनोसिन कहलाएगा। समझ गए, तो ये एडिनोसिन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। और जब यही न्यूक्लियोसाइड, मतलब यही शुगर से जब ये ग्वानिन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ग्वानोसिन। और जब इससे बना साइटोसिन क्या होता है, साइटिडीन, और इससे क्या बना, यूरेडिन। बस समझ गए, जो ये बने हैं, ये सारे बने हैं, ये बने हैं आरएनए के न्यूक्लियोसाइड। समझ गए बात को। अब देखो डीएनए का कुछ अलग होगा। अब जो डीएनए होगा उसका शुगर देखो जो था वो राइबोज था आरएनए का, और उसका क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज। तो अब इसके भी तो इतने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4। तो डीऑक्सी, अब देखो अगर यहाँ पे शुगर प्लस एडेनिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन, और इसमें डीऑक्सी ग्वानोसिन, और डीऑक्सी साइटिडीन, और डीऑक्सी थाइमिडीन। अब यहाँ पे यूरेसिल तो होता नहीं है, आरएनए में क्या होता है, समझ में आ रहा है, आ रहा है, यांत्रिका आंतरिका, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो इससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। किसी का अच्छा नाम गलत बोलने में बड़ा दुख होता है ना, होता है कि नहीं। जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग VIKAS है, कोई अगर SH लगाता है बहुत पीड़ा होता है। जब तक हटाएंगे, हटाओ H हटाओ, समझ रहे हो बात को। तो ये बात है। अब देखो यहाँ से ये क्या बना, न्यूक्लियोसाइड, ये क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर तो वही बना हुआ है, देखो इधर देखो, ध्यान दो, ये क्या है, शुगर, ये क्या है, बेस।
तो ये वाला ए जुड़ा है, ये वाला जी जुड़ा है, ये वाला सी जुड़ा है, ये वाला यू, मतलब अगर आरएनए होगा तो यू और डीएनए होगा तो टी। समझ में आ गया? तुम लोग को समझ में आ रहा है? ऐसे देखने पड़ रहा है, छिप गए तो आगे बैठ जाओ, यहाँ खाली तो है, यहाँ क्यों बैठने हैं? खाली बैठने, आगे बैठ जाओ ना। जब इतनी सारी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो अच्छा ठीक है, बस स्टार्ट सही, बस शुरू ध्यान से। इतना बात समझ में आया? समझ में आ गया? आगे बढ़े। ए बस बस, ज्यादा बात नहीं। अब बस समझो ध्यान से इधर, इतना बात समझे। अब आगे चल रहे, देखो आगे चल रहे हैं। देखो वो तो क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड, और अब तीनों इसमें जुड़ गया, क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। देखो इसमें बात हुई है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप, क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। अगर डीएनए का अलग होगा, आरएनए का अलग होगा। बस समझ गए ना? तो ये बात कहलाया। अब यहां पे देखो, जिससे ये फास्फेट ग्रुप जुड़ता है उसको फास्फोएस्टर और लिंकेज, एक टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। जब फास्फोएस्टर लिंकेज बांड बनाता है तो ये फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, और जब जुड़ता है तो उनके क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और इसमें ये होता है, और जो बना न्यूक्लियोटाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो ले ध्यान से, अगर एक रहेगा तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर एक से दो से अधिक हो गया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब वही तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बना है वही तो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? किसका पॉलीमर है? अरे मेरे करेजा, किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमर बना है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है ना, जो जितनी बार जुड़ेगा उसे तो पॉलीमर कहलाएगा। तुम लोग पॉलीमर मोनोमर पढ़े हो कुछ केमिस्ट्री में। जब एक रहेगा तो मोनो, सिंगल रहेगा तो मोनोमर। जैसे जो जब तक सिंगल रहेगा क्या कहलाएगा? और जब दो हुए क्या कहलाएगा? बाईमर। और जब बहुत सारे हो गए तो समझ गए ना? तो अब देखो इधर देखो, जब ये दो जुड़ेगा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड, मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये खूब सारा जुड़ेगा क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो जिससे देखो, एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो उसके बीच में एक बॉन्ड, ये प्रार्थना बात ना करो। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। बस याद रखो इंपॉर्टेंट बात, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो कोई ना कोई बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसी प्रकार सब में जुड़ता जाएगा, और इधर एक तरफ 5 होगा और एक तरफ 3 होगा। ये बात तुम लोग को समझ में नहीं आ रही है? आ रही है? कैसे 5 और कैसे 3 हुआ? समझ गए ना? ये 3-5 कैसे हुआ, समझ गए? तो 3-5 नहीं करोगे ना, फिर से पढ़ोगे। चलो बस, हाँ तो अभी 3-5 भी आएगा ना, नीचे जुड़ेगा तो। अब यहाँ पे देखो, इसमें सब वही लिखा है, इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज द एडिशनल OH ग्रुप एट द 2 पोजीशन राइबोसोम, जिसको ट्विस्ट बोलते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड लिंकेड थ्रू द 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब एक तरफ तीसरे से और एक तरफ 5वें से। जब जुड़ेगा तो दोनों तरफ 5 तो होगा ना, एक तरफ 3 होगा, एक तरफ 5 होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? 3 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब सब जुड़ के बनेगा तो क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सब बात एकदम दिमाग में ऐसे घुसा लो कि एक बार पढ़ो याद हो जाए। ऐसा हो पाएगा? ऐसा अभी लगता है कि हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। अभी पढ़ रहे हो, याद है, बाद में जाओगे भूल जाओगे, जैसे निकलोगे यहाँ से भूल जाएगा, है ना? चलो अब आगे देखो, इतना बात समझे? अब आगे चलते हैं। ये देखो कुछ अंकल जी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब देखो, ये मिस्टर फेडरिक मिस्टर साहब हैं, और ये वाटसन एंड क्रिक हैं दोनों। ये क्या होना, ये इन क्या लिखा, ये मॉरिस लिंकस, और ये रोजलिंड फ्रैंकलिन। जब इनकी शादी फिक्स हुई थी तो यही वाली फोटो आई थी, समझ गए? अरे जब शादी फिक्स होती तो बोलते ना लड़के का फोटो भेजो,
लड़की का फोटो भेजो। हाँ क्या करो? अरे मतलब जब इन लोगों की फिक्स हुई थी तो भेजा गया था, बात समझ गए ना? देखो आप देखो इधर से, ये बस वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। ये फ्रेडरिक मैसन ने कब काम किया था? 1869 में। और ये क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। और देखो यहाँ पे एक नई बात, यहाँ पे नई बात क्या है? जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक थे, इन्होंने ही डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था। देखो अभी हम इसके पहले बताया कि जो डीएनए होगा हमेशा डबल स्टैंडर्ड में होगा, कभी सिंगल में डीएनए नहीं होगा। उस बात को कौन बताए थे? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ये दोनों अंकल जी लोग मिलकर बताए थे डबल हेलिक्स में मॉडल। और देखो इसको, ये किस आधार पर? एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूरिस ब्लिंकिन एंड, इसको क्या पढ़ेंगे? मॉरिस और विल्किंस, मॉरिस विल्किंस एंड रोसलिन फ्रैंकलिन। ऐसा नमो ये पढ़ ही नहीं पा रहे हम, क्या करें? अब हम लोग इंडिया का नाम होता है राम। बस ठीक है, समझ गए ना बात को? इसमें बस ये डाटा याद करना है कौन किसको प्रपोज किया था, बस ये है। अरे यार मतलब नाम याद करना है कौन किसने लाया था, तुम लोग कुछ अलग ही सोचने लगते हो। बस चलो ध्यान से। अब देखो आगे, ये देखो वो रहा ये कहानी, ये वाला भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और ये वाला भी है। आप देखो ध्यान लगाओ ध्यान से थोड़ा सा, नहीं भाई ध्यान से निकल जाएगा। अभी हमने बताया जब डीएनए बनेगा तो डबल स्टैंड होगा, ऊपर भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड और नीचे भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दोनों पैरेलल होंगे। लेकिन कैसा पैरेलल? मेरा हाथ एंटी पैरेलल है ऐसा, दोनों पैरेलल होंगे, क्या होगा? एंटी पैरेलल। आप देखो बाद में ये जो है ये पूरा इसका बैकबोन है, ये वाला भी क्या है? बैकबोन है। तो बैकबोन में क्या क्या होगा? बैकबोन में क्या क्या होगा? पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलकर बनाएगा बैकबोन बनाएगा। लेकिन मेन क्या होगा? पेंटोज शुगर। और अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये सब इसके बीच में ऐसे से जुड़े रहेंगे, बस समझ गए? अब देखो नाइट्रोजनस बेस 5 थे, 5 में से यूरेसिल को नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि वो डीएनए में पाया नहीं जाता। कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। तो हमको क्या क्या लेना है? साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, इन चारों को ले क्या बनाएंगे? उसको जोड़ेंगे। जब जुड़ेगा तो देखो ये जो एंटी पैरेलल ऐसे चल रहे हैं, इसको अगर बीच से कोई जोड़ेगा नहीं तो बिखर जाएगा। तो जोड़ने वाला कोई होगा, और जो जोड़ता है वही क्या है? ये जोड़ते हैं क्या है? नाइट्रोजनस बेस। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, जब C जुड़ेगा तो वो हमेशा 3 बॉन्ड से जुड़ेगा और G से जुड़ेगा। बात समझे? जब नहीं समझे इधर सुनो ध्यान से, इतना बात समझे। अब हम करें बीच में जो जोड़े, कौन जोड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। यूरेसिल में नहीं आएगा, उसमें डीएनए है क्योंकि आरएनए में पाया था यूरेसिल। अब यही दोनों इसको आपस में जोड़ेंगे, किसको? इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, तभी तो पास पास रहेगा। अगर ये वाला जो जुड़ा हुआ है इसको काट करके इधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा, इसको जोड़ के रखा है। तो अब जब देखो, अब इसको जोड़ेगा, मान लो यहाँ A है, यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ A है, यहाँ G है, यहाँ C ऐसे है। तो इसका मतलब अगर मान लो C जुड़ेगा तो हमेशा 3 बॉन्ड से जुड़ेगा और G से जुड़ेगा। जैसे देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ क्या है? C है, तो यहाँ क्या है? G है। अब बताओ यहाँ G के अलावा ना T आएगा ना A आएगा। अच्छा, बस इसी में 3 होगा, बाकी दोनों में 2 होगा। हाँ, जब G और C जुड़ेगा तो हमेशा 3 बॉन्ड से जुड़ेगा, और हमेशा G C से जुड़ेगा, C G से जुड़ेगा। बात समझ गए? और जब A जुड़ेगा तो वो किससे जुड़ेगा? T से जुड़ेगा और डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। और जब हो गया वही हो गया तो उसको उल्टा कर दो, जब T जुड़ेगा तो A से जुड़ेगा, इधर G जुड़ेगा तो C से जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। यानी G से जब जुड़ेगा C तो ट्रिपल बॉन्ड से, और जब A से जुड़ेगा T तो डबल बॉन्ड से। चाहे A से जुड़ेगा T, चाहे T से जुड़ेगा A। अब इसमें देखो, चाहे C से बोला सॉरी मुझे लगता है आपको पढ़ाने का मन नहीं हो रहा। हमें लगता है आपको पढ़ने का मन हो रहा है, इसलिए आप लोग भी मत जाओ, समझ गए ना?
अब इधर देखो, सी से जुड़ेगा जी और जी से जुड़ेगा सी। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई पीड़ा परेशानी? क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? कैंटीन में बात किए जा रहे हो, हंसते रहते हो। नहीं हंसो, अच्छी बात है, हंसना चाहिए, लेकिन बात ना करो, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, फिर हमारी दिक्कत नहीं है फिर। अब सुनो ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसके पहले जब पढ़ाए थे एक आया था सेंट्रल डोगमा, याद है? बताए थे। देखो ध्यान से सुनो, यहां पे हमने क्या बताया, एक होता है मेन, क्या होता है डीएनए, समझ गए ना? देखो जब बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन बनेगी तो सबसे पहले वो जो जीन है वो उसको सिग्नल देगा कि जाओ तुम ये प्रोटीन बनाओ। अब देखो प्रोटीन के बहुत सारे टाइप हैं, जो हमारे सर में प्रोटीन होती है वो अलग टाइप की, पैर की प्रोटीन अलग टाइप, सबकी अलग अलग होती है। तो वो जो अलग अलग हो रहा है उसको सिग्नल मिलेगा ना कि हमको कैसे बनना है। जो सिग्नल मिल रहा है उसको कौन देता है? डीएनए। तो डीएनए पहले क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। तो डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। और इस आरएनए से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और यही तो मकसद है, क्या है? प्रोटीन बनाना। हर डीएनए का क्या मकसद है? प्रोटीन बनाना। हर स्टूडेंट का क्या मकसद है? प्रोटीन बनाना। अब सुनो ध्यान से, अब एक बात और होता है यहां पे, मान लो एक डीएनए है, जानते हो? मान लो एक डीएनए है, तो वो डीएनए से भी डीएनए बनता है। जिसे मान लो डीएनए जो ज्यादा पड़ी, तो डीएनए से भी डीएनए बनता है। इसको क्या बोले थे? हाँ? जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बोलते हैं उसको? और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। समझ गए क्या? यानी अब जो प्रोटीन बना है बॉडी के अंदर, वो सारा प्रोटीन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। बस समझ गए ना? जैसे सुनो ध्यान से, जैसे हम तुमको बोले कि आज तुमको रोटी बनाना है, बनाए हो? अच्छा रोटी छोड़ो, क्या तो बना लेते हो जो तुमको अच्छा लगता है बनाने में? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आसान है। मैगी? वाह, तो मैगी बनाना बहुत आसान है, तो उसमें लिखा रहता है 3 मिनट में मैगी बनाए। कुछ दूसरा बताओ। ठीक है, रोटी मान लो। अब रोटी बनाओगे तो सबसे पहले तुमको बात कर, जो ज्यादा करीब होता है उसको मार सकते, समझ गए ना? जो हार्ट होता है, हार्ट में 2 चेम्बर होता है। सुनो ध्यान से, हार्ट में 2 चेम्बर होता है मेन, मतलब होता 4 है लेकिन 2 कंपार्टमेंट, एक लेफ्ट और एक राइट। जो लेफ्ट वाला होता है बहुत प्यारा होता है, तो जो लेफ्ट में बसता है बहुत, समझ गए ना? तो तुम लोग एकदम बाएं तरफ हो, समझ रहे हो ना? परेशान ना हो। सुनो ध्यान से, तुमको रोटी बनाना आता है, तो रोटी बनाना पहले तुमको आना चाहिए। अब फिर क्या करोगे? आटा लोगे, आटा को गूंथोगे, फिर उसको गोला गोला बनाओगे, फिर बेलना है, फिर उसको बर्नर पे चढ़ाना है, फिर सेकना है, तो लास्ट में रोटी बन जाएगा। तो रोटी बनने की प्रोसेस के पूरा क्या हुआ? आटा से गूंथने से लेके उसको सेकने तक। तो जब भी प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन ऐसे टपक नहीं जाता, उसको पहले डीएनए सिग्नल देता है कि भैया ये प्रोटीन बनाना है। इसे तुमको रोटी बनाने के लिए कुछ पता होना चाहिए ना कि हम रोटी क्यों बनाएं। ऐसा थोड़ी कि रोटी बनाना शुरू किए, बनाए जा रहे हैं। अरे सुबह दोपहर शाम या कुछ जरूरत पड़ती तो बनेगा। तो डीएनए उसको सिग्नल देगा, भैया आप प्रोटीन बनाओ, आप जरूरत है। तो डीएनए फिर क्या देगा? आरएनए को, और आरएनए फिर क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। बात समझ गए ना? और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा। बात समझ गए ना? इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल
डोग्मा। सर आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। हाँ, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब खुद डीएनए से डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। और एक बात और तुम लोग को बता दे रहे हैं, जब ये पूरी प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। बात समझ गए ना? अब देखो, अब हम लोग को जो अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, तो इसी पे पूरा ये टॉपिक ही है कि डीएनए से डीएनए कैसे बना। तुम बहुत बात करते हो तुम लोग, सभी उधर, वो उधर की लॉबी सब बात कर रही है, लड़कों को छोड़ के। बोलो नहीं बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। नहीं, अभी हम थोड़ा प्यार से बोल रहे हैं, तुम लोग को बड़ा अच्छा लगेगा कि सर अभी खिसिया जाएंगे। चलो तो सुन लो ध्यान से, बात भाई समझ का मजा। देखो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। अब देखो, जब हमारा लोग जो चैप्टर है मेन ही है कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। बात समझ ना? जो हमारा चैप्टर होगा मेन इसी को पढ़ना है। तो इतना बात समझ में आ गया? तो इसमें जो यहाँ बात लिखा देखो यही है, ये है सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। बात समझिए। अब आगे देखो, रुको बेटा, अबे रुक जाओ थोड़ा सा। देखो अगला अब आएगा, अब जो अगला स्ट्रक्चर आएगा उसका नाम है डीएनए का स्ट्रक्चर। उसको अगले टाइम पढ़ाएं, लेकिन थोड़ा समझ तो लो क्या पढ़ना है। अब उसको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो इसमें क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से। अब देखो जैसे मान लो कि ऐसे कहे थे, तो जो डीएनए बना था, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो जुड़ गए थे, क्या बना डीएनए। इसको ऐसे से यूं घुमा दिए तो क्या बन गया, डीएनए। यही तो है, देखो ये घुमा हुआ है। तो जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसका बैकबोन मास कर सकते हैं इसको हम लोग। ये किससे मिल होना होगा, पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप, है ना। और इसमें जो ये जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस। और वो नाइट्रोजन बेस कैसे जुड़ा हुआ बता दिए। बस समझे? तो अब जानते हो जो इसमें पढ़ना ये है कि इनके बीच की दूरी क्या होती है ना। इसके बीच की दूरी क्या होती है, जो ये दोनों बेस हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है। अच्छा एक बात और देखो, जैसे मान लो अगर एक को बात करें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब ये अगर इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा एक बेस पेयर कहलाएगा, क्योंकि एक तरफ ये एक तरफ ये, तो एक बेस पेयर, यह पूरा एक न्यूक्लियोटाइड। तो इनके बीच की भी कुछ दूरी होगी, वो कितने दूरी पे मिलके बना होगा। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा कि यार इसके बीच की दूरी हमको पता चल जाए। जैसे हम लोग बोले कि इस क्लास में मान लो जितनी सीट लगी, मान लो 10 सीट लगी है, 10 सीट के बीच की दूरी मान लो 2-2 फीट पे है, मान लो 100 सेंटीमीटर पे है। तो ये अगर टोटल 10 सीट तो टोटल लंबाई कितना होगा निकाल पाओगे, बस समझ रहे हो ना। तो ऐसे इसका भी हमको पढ़ना है। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलेगा कि दोनों डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच की दूरी कितनी है। पूरे एक सर्कुल, जो ये पूरा एक लेयर बनेगा, मतलब वो पूरा एक इधर से घूम जब आएगा लेयर, तो कितना दूरी होगा, और उसके बीच ये वाली दूरी कितना होगी, और पूरा डीएनए कितने नंबर का होगा, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होगा, ये सब लोग इसको पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो हम लोग अगले क्लास में यही से पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा डाटा पढ़ेंगे। पिछले क्लास जब पढ़ेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। और इससे ना अभी क्वेश्चन एक मिलता है कैलकुलेशन करने के लिए कि उसमें टोटल निकालना है, बताओ इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड मिला, कितना बेस पेयर मिला, डीएनए की लंबाई इतनी एंगस्ट्रॉम है तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? तो ठीक है, तुम लोग इसको पढ़ के आना। NCERT जो वाली बुक है, जहाँ तक पढ़ा है उसको पढ़ लेना। अगले टाइम में हम नोट्स निकलवा देंगे अभी, तो कल आओगे तो मिल जाएगा। बात समझे? और अगले सैटरडे को टेस्ट होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, MCQ टाइप का। बात समझे? मिल जाएगा। अभी चल के देखते हैं कौन सा नहीं मिला है।